जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा अपने दो बच्चों नीतू चिड़िया और डब्बू चिड़ा के साथ रहते थे। थोड़ा आगे एक कौवा परिवार रहता था। ढोलू कौवा और उसकी पत्नी नीलम कवि अपने बच्चों नीता कवि और मंकू कौवा के साथ। दोनों परिवार कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। थोड़ी पुरानी नाराजगी और अहंकार हमेशा बना रहता था। चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन डब्बू चिड़ा और मंकू कौवा एक दूसरे को देखते ही मुंह फेर लेते थे। दोनों को बचपन से सिखाया गया था कि कौवे अच्छे नहीं होते और चिड़िया हमारे जैसी नहीं होती। पर नीतू चिड़िया ऐसी नहीं थी। वो चाहती थी कि वो नीता कवि से बात करे, दोस्ती करे, साथ स्कूल आए। फिर एक दिन स्कूल में टिफिन टाइम के दौरान एक मौका मिल ही गया। नीता कवि उदास बैठी थी। अरे आज तो मेरा टिफिन घर ही रह गया, अब क्या खाऊंगी? भूख भी बहुत लगी है। उसके पास बैठी नीतू चिड़िया ये सुन लेती है और कहते हुए मुस्कुराती है, क्या हुआ बहन, तुम्हारा टिफिन घर रह गया क्या? नीता थोड़ी घबराई। हाँ, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? अगर मेरा भाई मंकू ने देख लिया तो वो मम्मी को बता देगा, फिर मम्मी बहुत डांटेंगी मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ बहन, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम साथ-साथ स्कूल आएं, साथ टिफिन खाएं, तो कितना अच्छा लगेगा? नीता के दिल की सच्चाई भी बाहर आ जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन शायद भगवान ने इस जन्म में हमारे परिवारों को साथ नहीं लिखा है। नहीं बहन, अगर हम चाहें तो अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, हो सकता है वे मान जाएं। हाँ, सही कहती हो, हम कोशिश करेंगे। और फिर दोनों साथ टिफिन खाती हैं। कई दिन तक वे चुप-चुप कर स्कूल में मिलती रहीं, पर घर पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक रात नीतू अपना होमवर्क कर रही थी, तभी उसके फोन पर कॉल आती है। हेलो बहन, इतनी रात को सब ठीक तो है? उधर से नीता रोती हुई बोली, मम्मी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पापा जंगल के दूसरे हिस्से में काम से गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मम्मी को छोड़कर डॉक्टर अंकल को बुलाने भी नहीं जा सकती। नीतू का दिल कांप उठा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं अभी आती हूँ। वो चुपके से घर का दरवाजा खोलती है और अंधेरी रात में अकेले निकल पड़ती है। नीतू जब नीता के घर पहुंची तो उसने देखा कि नीलम कवि बेहोश पड़ी है और नीता रो रही है। तुम रो मत, मैं अभी डॉक्टर अंकल को लेकर आती हूँ। अंधेरी रात, सुनसान जंगल, लेकिन नीतू नहीं डरी। वो दूसरे जंगल तक जाकर डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने नीलम का उपचार किया और कहा, सही समय पर बुला लिया, थोड़ी भी देर होती तो जान भी जा सकती थी। फिर वे निकल गए। अगली सुबह कोमल चिड़िया को पता चलता है कि नीतू रात में कौवों के घर गई थी। वो गुस्से में नीतू को बुलाती है। नीतू, तुम रात में कहाँ गई थी? मुझे सब पता चल गया है। नीतू डरकर रोने लगती है। उसी समय पूरा कौवा परिवार वहां पहुंच जाता है। ढोलू कौवा आगे बढ़कर बोला, बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम हमेशा आपसे लड़ते रहे, लेकिन अगर आज आपकी बेटी नीतू ना होती तो मेरी पत्नी नीलम शायद बच ना पाती। ये सुनकर कोमल चिड़िया की आंखें भर आईं। भाई साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? गलती मेरी भी है। मैंने भी तो आप लोगों से दूरियां बनाई थी। नीलम कवि नर्म स्वर में बोली, क्यों ना बहन, आज से हम सब साथ रहें। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि सब एक हों। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहन, क्यों नहीं, आज से हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। और उसी दिन से दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो गई। बच्चों की छुपी छुपी दोस्ती अब खुलकर एक सच्चा रिश्ता बन गई। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। वैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो
चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है। मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या सच कह रही हो तुम माँ बड़ी? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी चील सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची, आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी। चिड़िया मिसाले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की पे बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको चिड़िया। सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे, वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो। वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापस चली जाती हैं। मीना बेटी, चलो, वो चीलें चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कभी भैया और कभी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे 2 चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं।
और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती। ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और फिर क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कवि मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा।
देखो कपे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कपी की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कभी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यहीं कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कभी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कबा बिजली कभी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कबा गुजरता है। बिजली कभी को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काकी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कभी प्रेम कपे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कबा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कभी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कपा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कपी और प्रेम कपा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कपी, ये तुम्हारे साथ कपी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कौवा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कौवा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कौवा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कौवे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कपे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कौवा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली।
अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस काफी, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कौवे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कौवा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कौवे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कौवा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कौवे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कौवी है और वो प्रेम कौवे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कौवे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कौवे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कौवा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कौवे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कौवे से तुमने शादी की है वो इस बादल कौवे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये प्रेम कौवा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कौवा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवे को बाहर बुलाती है। बिजली कौवी बाहर आती है। देखो कौवी बहन, क्या तुम इस बादल कौवे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं। ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कौवे की ये बात सुनकर बिजली कौवी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कौवी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कौवे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बिजली कौवी और बादल कौवे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी